हेलो लर्नर्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम का साइंस 1 का सारे के सारे क्वेश्चन बैंक। जी आपने सही सुना, इस वीडियो में हम लेकर आए क्वेश्चन बैंक जिसमें हम 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जनरली 4 मार्क्स तो नहीं होता है, तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए वीडियो आएंगी। इसके ऊपर हमने ये डिस्कशन किया कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं विथ क्वेश्चंस, बोलते हैं ना, आपको सामने से क्वेश्चन बताया जाएगा। और याद रखिए कि जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे हर एक सेक्शन के लिए, जैसे 1 मार्क्स के लिए बात करो तो इसके लिए 50 to 60 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के लिए अगर बात करें तो इसके लिए 50 to 60, मतलब हर एक सेक्शन पे 50 से 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एग्जाम में आपको उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर आप ये वीडियो को प्रॉपरली अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिला तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि काश वो वीडियो को अच्छे से देखा रहता तो मेरा आज का पेपर अच्छा जाता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन की और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं पूरे चैप्टर के, फर्स्ट टू 10 चैप्टर सारा का सारा। चलिए, तो मैंने जैसे कि बोला आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का। ऐसे आपको पार्ट 2 के लिए भी वीडियो आएगी जिसमें हम क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करके देंगे। ये क्वेश्चन बैंक का मतलब ये है कि मतलब आपको जनरली टेक्स्ट बुक के पैटर्न्स आते रहते हैं, बट प्रॉब्लम ये होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। तो चलिए देखिए, डैश इज द नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो भाई तो ऑप्शन मोशन। नेक्स्ट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इज डैश। तो कैसा ऑर्बिट रहता है, तो इलेप्टिकल ऑर्बिट रहता है। ये अगर आप याद रखें तो केपलर्स लॉ के साथ का ये। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज एंड इज डैश ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस के लिए क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर। नेक्स्ट द वैल्यू, हाँ इसका देख लो, इसका आपको बहुत फंसा के वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसमें क्या रहता है, 6.67, मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। फिर उसमें होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg⁻² होता है, kg⁻² मतलब क्या, ऐसे रहता है, देखो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और kg⁻² हो सकता है, या तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, मतलब ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। द डैश फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्स इन नेचर। कौन सा फोर्स है जो बहुत ही वीक होता है, इंटरमोलिकुलर तो बहुत स्ट्रांग होता है, न्यूक्लियर भी बहुत स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज वेरी वीक इन नेचर। या फिर अगर आप इसकी जगह देखें तो ग्रेविटेशनल आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं ग्रेविटेशनल आएगा। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज डैश। अब यहाँ पर क्या बोला, देखो हाईएस्ट एट द पोल, हाईएस्ट एट द इक्वेटर, सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, या फिर लोवेस्ट एट द पोल। सेम एवरीवेयर तो होता नहीं है, पोल्स पे लोवेस्ट होता नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ये आपका सर्कल है, जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ता है वैसे वैसे जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, पोल्स पे रेडियस कम होता है, यहाँ पर डिस्टेंस रेडियस कम है। अगर रेडियस मेरा कम है तो जी का वैल्यू क्या रहेगा, हाईएस्ट एट द पोल। इक्वेटर पे हाईएस्ट नहीं रहता, इक्वेटर पे लोवेस्ट रहता है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डैश एट द इक्वेटर। तो ये कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो 9.80 आपको इसको टिक करना है। द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन डैश, ओनली इन वैक्यूम, वैक्यूम में पॉसिबल है, बाकी के कहीं पर नहीं। द वेट ऑफ एन any object on the moon is nearly 1/6 of the weight of the earth। फिर a person weighs 60 न्यूटन on earth, his weight on the moon will be, हाँ देखो यहाँ पर ऊपर हमने क्या बोला, मून का जो है वो कितना रहेगा, 1/6 ऑफ अर्थ रहेगा, बराबर। अब पर्सन वेज 60 ऑन अर्थ, तो ये यहाँ पर मून पे कितना वे करेगा, तो 10 न्यूटन। डोबिनियर लेट डाउन द रूल ऑफ डैश। तो यहाँ पर पीरियोडिक है, मॉडर्न पीरियोडिक है, ट्राई ऑक्टेव है। तो फिर आपको डोबिनियर का क्या क्या याद आता है, डोबिनियर से मॉडर्न पीरियोडिक या फिर पीरियोडिक या फिर ट्राई ऑक्टेव। तो इसने क्या बताया था भाई, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। नेक्स्ट, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इज एप्लीकेबल अप टू डैश। तो कहाँ तक है, तो कोबाल्ट तक ही एप्लीकेबल होता है, कोबाल्ट नहीं कैल्शियम तक एप्लीकेबल होता है, 20 एलिमेंट्स।
X and Y are two elements having similar properties which obey Newland's law of octave. The minimum and maximum number of elements in between X and Y respectively are. कितने हो सकते हैं इनके बीच में? तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव मतलब 8 थे. अब चेक करो 6 and 8 हो सकता है? नहीं. 7 और 15 हो सकता है? यस, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या 8 है, तो ऑप्शन बी रहेगा. एट द टाइम ऑफ मेंडलीव डैश एलिमेंट्स वर नोन, तो 56 एलिमेंट वर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव. इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एका सिलिकॉन वाज लेटर नेम्ड एज. देखो ऐसा 2 3 4 3 रहता है, एका सिलिकॉन, एका गैलियम और एका स्कैंडियम. इसमें अगर हम देखें तो 3 रहता है. एक रहता है एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन का जो आंसर होता है वो जर्मेनियम. इसको ऐसे याद रखते हैं सीजर, ऐसा सिलिकॉन और GER से जर्मेनियम. फिर इसके अंदर और 2 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें एक का नाम रहता है आपका एका एल्यूमिनियम और उसके बाद रहता है एका बोरॉन. तो एका बोरॉन का नाम हमने रखा है. एका बोरॉन जो रहता है उसके लिए जो आंसर रहता है वो रहता है स्कैंडियम और एका एल्यूमिनियम जो रहता है उसके लिए रहता है गैलियम. इसका नाम रहता है एका बोरॉन, इसका नाम रहता है एका एल्यूमिनियम और इसका रहता है एका सिलिकॉन. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड्स आर रिस्पेक्टिवली डैश. तो नंबर ऑफ कॉलम की अगर मैं बात करूँ और पीरियड की बात करूँ, पीरियड्स की अगर हम बात करें तो 7 होता है और ये होता है 18. तो 18 7 देखो इधर दिख रहा है. डैश इज द आउटरमोस्ट शेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2, तो के शेल होता है. नेक्स्ट द ग्रुप 1 and 2 constitutes द डैश ब्लॉक, तो ये एस ब्लॉक में होते हैं. विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप. विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है. जैसे 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1. हमको कौन सा चाहिए, एटॉमिक एलिमेंट सेम ग्रुप में चाहिए. ग्रुप में चाहिए मतलब ये लास्ट का नंबर सेम होना चाहिए. और अगर पीरियड में पूछेंगे तो ये वैल्यू सेम होनी चाहिए. कौन सी वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पर ये 1 2 और 3. अगर ये तीनों सेम, ऐसे 3 का डिवीजन हो रहा है मतलब वो सेम पीरियड में है, सेम पीरियड में. और लास्ट का अगर नंबर सेम है मतलब वो सेम ग्रुप में है. तो अगर मैं इसको चेक करूं तो ये मेरा 11 था, इसका क्या लिखा 2,8,1 और ये मेरा क्या 19 है, इसका होगा 2,8,8,1. लास्ट का देखो इलेक्ट्रॉन सेम है मतलब ये वाला आपका राइट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली. तो कौन सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट विल बी योर सोडियम. सोडियम बहुत आसानी से आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा. विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा. इसका 11 आता है, इसका 12 आता है. फिर पोटेशियम का अगर चेक करें तो 19 होता है, कैल्शियम होता है 20. तो अगर मैं सबकी बात करूं तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन रहेगा, तो भाई आपका ये वैल्यू रहने वाला है, दैट इज योर पोटेशियम. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर. डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कब होता है, तो फिर 2 चीज़ें होती हैं. जब आप लेफ्ट टू राइट इन पीरियड जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, बराबर. अगर मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में इसको अरेंज करूँ तो सबसे पहले आता है सोडियम. ना मांगो अल्लाह से, ऐसा रहता है ना, फिर मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला. मतलब जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो ये मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. क्या डिक्रीज हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक कैरेक्टर मतलब ये सबसे ज्यादा मेटल है, ये भी ये भी ये भी ये भी. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने को बोला तो सबसे ज्यादा बोलते ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा जा रहा है. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा जा रहा है. तो जब मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप किसको अरेंज करोगे, ये वाला ऑर्डर चेक करो है कि कहीं पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन. अगर आप चेक करो तो यहाँ पर देखो, एक आपको यहाँ पर दिखेगा, एक आपको यहाँ पर दिख रहा है, बराबर. फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे तो इसमें से आपको ये टिक आउट करना, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेटालिक है एज कम्पेयर टू दिस. ऐसे करके ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप क्या नहीं बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, वैलेंसी नहीं बढ़ती है. तो ये आपका आंसर. नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज होता है. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ द एटम डैश. जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज ऑफ द एटम क्या होता है, डिक्रीजेस, एकदम छोटा होने लगता है एटम. Which of the following statement about the modern periodic table is correct? 18 horizontal rows are known as period. गलत, 18 होते ही नहीं है. 7 vertical columns are known as period. गलत. 18 vertical columns are known as groups. ये राइट है. 7 horizontal rows are known as period. ये भी राइट है. The D block elements are also called as dash. D block को transition बोला जाता है. The size of atom is indicated by its dash. Atomic number, या फिर आप बोल सकते हो रेडियस की वजह से भी उसको बता सकते हैं. Dash is the distance between the nucleus of the atom and its outermost shell. तो ये होता है atomic radius. Atomic radius पिकोमीटर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कटायन इज द डैश कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट. कटायन मतलब क्या दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर. डैश इज इन लिक्विड फॉर्म इन द हैलोजन फैमिली, तो ब्रोमीन. ये
टेक्स्ट बुक में बहुत एंडिंग में मिलेगा। वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस डैश इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है जब आप टॉप टू बॉटम में जाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एन आयन इज द डैश कैरेक्टर, तो ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर। द एलिमेंट फ्रॉम द जीरो ग्रुप आर ऑल्सो कॉल्ड एज नोबल गैसेस। राइटिंग अ केमिकल रिक्वेशन इन द ब्रीफ बाय यूजिंग केमिकल फॉर्म, ये चैप्टर सेकंड यहाँ पर खत्म होता है, चैप्टर 3 अभी स्टार्ट हो रहा है। राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन ब्रीफ बाय यूजिंग writing a chemical formula is known as chemical equation. When the positive charge on ion increases or negative charge on them decreases, it is called as positive charge on an ion increases or the negative charge on the ion decreases, it is called as dash। तो ये होता है आपका ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज कम होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन केमिकल इक्वेशन द डैश आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप किसको लिखते हो, तो भाई रिएक्टेंट को लिखते हो। राइट हैंड साइड में किसको लिखते हो, प्रोडक्ट को, सेपरेटेड बाय फॉरवर्ड एरो। Aqueous solution of ZnSO4 is added into the aqueous solution of BaCl2. This is the example of double displacement reaction. The unit of, यहाँ पर चैप्टर 3 खत्म होता है। The unit of electrical power, इलेक्ट्रिकल पावर, याद रखो पावर का ये लोग बात कर रहे हैं, पावर का यूनिट क्या होता है, वैट होता है। The live and neutral wire has a potential difference of 220 वोल्ट। In an electric bulb, coil of dashed metal is used। तो coil इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर बात करें तो टंगस्टन। The electricity bill specifies the usage in dash, तो usage in unit। The frequency of AC is dash hertz, 50 hertz. These days when current in the circuit suddenly increases, dash switches are used। तो MCB miniature, इसका फुल फॉर्म होता है miniature circuit breakers। Next, a coil of an alloy dash is used in electric heater cooker as a resistor। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर कुकर की बात करें तो नाइक्रोम कॉइल, बाकी सब नहीं यूज करेंगे भाई, बाकी सब तो अलॉय नहीं है। द राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। तो यहाँ पर मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल देखो, डैश इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के लिए आप किसको यूज करते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक मीटर गलत, थर्मामीटर गलत, बच्चा गैल्वेनोमीटर नहीं होता तो आपका क्या आएगा, तो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर या फिर आप बोल सकते हैं गैल्वेनोमीटर को भी दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीजें सेम में आती हैं। Which of the following scientists invented the rule of electromagnetic? Michael Faraday। Which of the following substance contracts on heating? जब आप उसको हीट करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, इसमें आपका आता है आइस। इफ प्रेशर इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डैश, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस डैश हो जाएगा, तो इट डिक्रीजेज। द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड बाय डैश। तो वेपर कंटेंट को अगर मुझे मेजर करना है, ये हम चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं, मतलब हीट वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं। द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड बाय यूजिंग, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो ह्यूमिडिटी आ जाएगा। ह्यूमिडिटी में भी अगर हम इसकी बात करें तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपको क्या करके देता है, वेपर कंटेंट मेजर करके देता है। ह्यूमिड एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन द डैश। ह्यूमिड एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन द डैश। Humid and dry nature of air depends on the amount of vapor in the air। Next question देखिए, 55 vapors in the air condenses to form snowfall and rainfall। मतलब ये B और C वाला ऑप्शन आपका राइट है। When the temperature of water decreases below 4 degree Celsius, its volume dash। 4 डिग्री सेल्सियस से अगर कम होगा तो इट्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इंक्रीजेज। इन द रीजन विद द कोल्ड क्लाइमेट द एक्वाटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव एट 4 डिग्री सेल्सियस बिकॉज एनिमल इज बिहेवियर ऑफ वाटर। द हीट फ्रॉम वाटर कैन नॉट ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर। आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इज एन इंसुलेटर। अगर आप सब बोले तो सब, ऑल ऑफ द अबव। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द स्पेसिफिक हीट ऑफ डैश इज मैक्सिमम। अभी इसमें किसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है, क्वेश्चन पे 58 अगर आप देखिए फ्रॉम द अबव ऑप्शन स्पेसिफिक हीट ऑफ डैश इज मैक्सिमम, तो आपका आंसर आता है आयरन, सबसे ज्यादा है आयरन। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है सिल्वर और सिल्वर के बाद आपका आता है मर्क्यूरी। तो ये सीक्वेंस है, याद रखना। ये आपको टेक्सचुअल, सारे के सारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं। आइस बॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम शेडेड आइस, अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ रीजेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, दिस एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज डी, ऑप्शन डी। और अगर सीजीएस पूछा तो ये हो जाएगा कैलोरी वाला। डैश apparatus is used to study animals behavior of water, तो होप्स apparatus। चलिए क्वेश्चन में 62 देखेंगे तो बोला डैश हीट इज नेसेसरी टू रेज टेम्परेचर 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5। तो इसका आंसर आता है कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। ड्यू टू डैश पेंसिल लुक्स बेंट इन वाटर इन द गिवन एक्सपेरिमेंट, तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इन द फॉलोइंग डायग्राम आई इज इक्वल टू 40, तो ई कितना रहेगा, ई भी आपका कितना रहेगा भाई, 40 रहेगा। भाई बिकॉज आई इज इक्वल टू ई। A ray of light strike the glass slab at an angle of 40 degree with the surface on the slab, then the angle of incidence will be। A ray of light struck the glass slab at an angle 40 degree with the surface of the slab, then the, अच्छा ये 40 डिग्री, टोटल एंगल कितना बनता भाई 90 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा 50। तो इसका आंसर आएगा 50।
40 नहीं आएगा, याद रखना, जो भी 40 लिखेगा गलत हो जाएगा। वी सी द सन इवन आफ्टर इट गोज बिलो द होराइजन बिकॉज ऑफ डैश, तो दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट बिकॉज इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, V1/V2, तो दोनों वॉल्यूम का यूनिट कट हो जाएगा। n इज इक्वल टू डैश, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो ये होता है sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर देखो नीचे दिया रहेगा sin I अपॉन sin R, अच्छा इधर sin दिया, दो साइन नहीं रहेगा, sin I अपॉन sin R रहेगा। Lights of different colors are used as signal for safety transfer. From this, the wavelength of red light is 700 nanometer. If the refractive index of air with respect to glass is 2/3, what is the refractive index of glass with respect to air? देखो यहाँ पर बोला है index of air with respect to glass 2/3 और यहाँ पर पूछा glass with respect to air, तो इसका उल्टा करो तो वो कितना हो जाएगा 3/2, मतलब B। The process of separation of light into its, ये हो जाएगा सेपरेशन दिख गया लाइट का, मतलब डिस्पर्शन। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड डैश व्हाइल एंटरिंग द लेंस, कितनी बार, एक बार लेंस में जब वो एंटर करता है तो रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड डैश व्हाइल एंटरिंग द लेंस, लेंस के अंदर जब वो एंटर करता है तो वंस। द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रे पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। वो आपका कौन सा पॉइंट रहता है, ऑप्टिकल सेंटर। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, किसके बीच में प्लेस करेंगे, तो एट फोकस नहीं, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करोगे तो आपको क्या देगा, ये वर्चुअल इमेज और इन्वर्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा। चलिए तो जब हम क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे तो इसका आंसर आता है 2f1। फिर जब आप नेक्स्ट जाएंगे, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द डैश, तो कहां से मेजर करते हो, तो भाई तो ऑप्टिकल सेंटर। अ स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ आइरिस इज कॉल्ड एज डैश, तो उसका आंसर रहता है प्यूपिल। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट डैश, तो 25 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल। इमेज फॉर्म्ड बाय ऑलवेज बाय कॉनकेव लेंस इज वर्चुअल एंड स्मॉल। नेक्स्ट बात करें, इन रिलैक्स स्टेट द फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आईज इज 25 सेंटीमीटर, यही रहता है। फॉर अ specific glass lens f is equal to this is the only information given to the student, which type of lens is given to him and what is its power। फोकल लेंथ दिया कितना, देखो 0.5, अगर फोकल लेंथ आपका दिया है प्लस 0.5 तो ये कौन सा लेंस यूज कर रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है। और इसका आपको क्या निकालना है, पावर। पावर होता है 1/f, 1/f मतलब 1/0.5 मतलब इंटू 10 अगर करते हैं तो ये होता है 10/5, मतलब होता है आंसर 2, मतलब ये ऑप्शन नंबर 1। अगर ये नेगेटिव रहता तो कॉनकेव लेंस यूज होता। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, इसमें बोला इन मायोपिया द ह्यूमन आई कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ऐसा है क्या भाई, नहीं, मायोपिया में आप नजदीक के ऑब्जेक्ट देख सकते हो। कैन सी मतलब यहाँ पर क्या आएगा, देखो कैन सी नियर बाय एज वेल एज नहीं, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यस कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, कैन नॉट सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट नहीं। तो आपको ना ऑप्शंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा बट ऑप्शंस में वो गलती करवा देते हैं। इलॉन्गेशन ऑफ डैश एंड इंक्रीजेज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट। द इलॉन्गेशन ऑफ, किसका इलॉन्गेशन होता है जिसकी वजह से आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकते, द इलॉन्गेशन ऑफ eyeball, the elongation of eyeball. In hypermetropia, human eye can see distinct object clearly. Yes, दूर का देख सकते, can see nearby objects distinctly. गलत, cannot see nearby as well as. तो इसके अंदर आपका ऑप्शन क्या रहेगा, तो can see distant objects clearly. Bifocal lens is required to correct dash, तो presbyopia. Dash time largest image can be obtained by using a simple microscope. अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हो तो उसमें कितने टाइम, तो 20 टाइम्स लार्जर इमेज। ये सारे के सारे भाई देख टेक्सुअल क्वेश्चंस है जो आपने अभी तक सुने भी नहीं रहेंगे। तो ये मैंने पहले क्या किया था, आपको टेक्स्ट बुक से मार्किंग सारा का सारा प्रोवाइड किया था, बट उसमें आपको शायद नहीं समझा रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए ये वीडियो लेकर आया जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस के फॉर्म में चैप्टर को कंप्लीट करने का कोशिश किया है। डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस विद स्मॉल फोकल लेंथ, तो ये रहता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप नहीं है। 89 की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्रॉन्ज क्या बोला, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। डैश इज एन अलॉय मेड फ्रॉम आयरन, निकल एंड क्रोमियम, तो ये होता है स्टेनलेस स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 91 की अगर बात करें तो इसमें आंसर आता है K2O, दैट विल बी योर बेसिक ऑक्साइड इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, डैश इज यूज्ड एज कैथोड। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना का बात करते हैं, दैट दिस चैप्टर बिलोंग्स टू योर चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 मतलब मेटलर्जी का ये लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना करते हैं तो उसके अंदर आपका जो कैथोड रहता है, कैथोड को क्या कंसिडर किया जाता है भाई, तो ग्राफाइट लाइनिंग। कैथोड का जो कंसिडरेशन रहता है दैट इज और ग्राफाइट लाइनिंग, मतलब ग्राफाइट रहता है। आयरन इज डैश
मोर रिएक्टिव देन जिंक, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए वापस चैप्टर नंबर 8 जब हम आयरन की बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप आयरन को चेकआउट करोगे तो आयरन इज डैश, तो मोर रिएक्टिव देन जिंक नहीं, गलत। मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम नहीं, गलत। आयरन लेस रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से अगर हम देखें तो लेस रिएक्टिव, गलत। लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो दिस ऑप्शन इज राइट, लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। इसको अगर आप चेकआउट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 97 पर, ये क्वेश्चन मिल जाएगा पेज नंबर 97 पे। ये 97 ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है, बट आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या बोला, इफ कॉपर आर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या भाई, तो छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा अगर आप जाओगे तो सबसे पहला सबसे कम रिएक्टिविटी किसका है, कॉपर का है, फिर फेरस है, फिर जिंक है, फिर एल्यूमिनियम, मतलब आपका ये फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे तो बड़े से छोटा, मतलब इसी का उल्टा पैटर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर ऑन ब्रास ड्यू टू करोजन। अब ये करोजन है, इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको पेज नंबर 106 पर। तो मैंने पेज नंबर 106 पर आपको मिलेगा, क्या प्रिवेंट करने को बोला, क्यों, ग्रीनिश लेयर ऑफ ब्रास ड्यू टू करोजन। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आपका रहता है वो रहता है टेनिंग। विल्फली टेबल मेथड टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ गैस डैश मेथड इज यूज्ड। इन विल्फली टेबल मेथड टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ गैस डैश मेथड इज यूज्ड। ग्रेविटेशन मेथड, कौन सा मेथड भाई, तो ग्रेविटेशन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ डैश, इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज डैश एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज डैश। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम है 13 मतलब देखो दो जगह दिख रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड। ये आपको टेक्स्ट बुक का एक पार्ट है, दैट इज ZnS हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर बात करें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट इज डन बाय तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर क्या बोला, देखो करोजन ऑफ सिल्वर कॉजेज अ ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड टू प्रिवेंट करोजन ऑफ आयरन एंड स्टील डैश मेथड इज यूज्ड। अगर आयरन और स्टील है उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं जरा बताएंगे। यहाँ से जो मेथड यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं, एनोडाइजेशन नहीं, टिनिंग नहीं, तो लास्ट वाला है दैट इज योर गैल्वेनाइजिंग। इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश एसिड आर मिक्स्ड। जब आप एक्वा रेजिया बनाते हो, एक्वा रेजिया अगर आप चेकआउट करो तो ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 8 का ही पार्ट है, बट आपको बहुत ना ढूंढना पड़ेगा, तो वो काम मैं आपका कम करके दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 की अगर बात करें तो क्या बोला, इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक एंड डैश एसिड आर यूज, तो नाइट्रिक एसिड आर यूज। तो अगर अभी तक आपको ये ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर क्वेश्चन से हेल्प हो रही है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। द साउंड ऑफ वन मेटल कोलाइडिंग विद अनदर मेक अ नॉइज, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरिटी। डैश एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो ब्रोमीन। आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली डैश, इलेक्ट्रिकली चार्ज रहते क्या आयोनिक कंपाउंड्स, नहीं, इलेक्ट्रिकली दे आर न्यूट्रल। डैश इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, good conductor of heat but bad conductor of electricity, that is your coal. Dash is the least reactive metal, ऐसा metal जो react ही नहीं करता है, वो तो simple है, gold. Dash forms a green color in the water, green color कौन बनाता है water के ऊपर, that is your FeSO4. क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो tin is an alloy of, टिन ही रहेगा। फिर वन ऑफ द मेटल इन एन अलॉय इज द मर्क्यूरी, द अलॉय इज कॉल्ड एज, जब इसमें भी एक भी आपका क्या रहेगा, मर्क्यूरी रहेगा, द अलॉय इज कॉल्ड एज नथिंग बट योर अमालगम। द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड एज ओर्स। जनरली द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी लेस देन डैश। अभी आपका चैप्टर नंबर 9 पे चला गया जहां पर आपको पूछा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर फाउंड टू बी लेस देन 300। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन इज 4। द बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम इज डैश बॉन्ड, दो ऑक्सीजन एटम के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन कंपाउंड इज स्प्रेड ओवर रेंज ऑफ 10⁻⁴ तक। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एज, डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन नहीं, अल्कीन। अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर आता है अल्काइंस। द फिनोमिनन इन विच कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन डैश इज द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसमें से आपका क्या आता है भाई, तो बेंजीन आता है। बेंजीन इज अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। व्हाइल गोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ देयर इज अ राइज इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेंबर्स बाय 15U। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो बोला 122 पे, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन इज डैश, तो दैट इज CnH2n-2, याद रखना -2, हाँ -1 नहीं। डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ LPG, तो ये रहता है आपका ब्यूटेन। एट रूम टेम्परेचर एथेनॉल इज डैश, रूम टेम्परेचर पे एथेनॉल आपका क्या रहता है, तो भाई लिक्विड। जनरली डैश इज कॉल्ड एज स्पिरिट, तो मेथनॉल नहीं, एथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पिरिट। ड्यू टू डैश वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट सिटिंग
ड्यू टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज स्पेंट। तो स्पुतनिक। इफ अ स्पेस का जो ट्रैवल, तो इसको कितना स्पीड चाहिए, तो 11.6। इसको क्या बोलते हैं, तो भाई एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए उसको। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सीओपी पुणे सेंट अ स्मॉल सैटेलाइट डैश थ्रू इसरो इन 2016। तो इसका आंसर है स्वयं। ये आपका टेक्स्ट बुक का बहुत कोने में क्वेश्चन है। द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इज द डैश। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इज मून। ये हो गया हमारा सारा का सारा एमसीक्यू का क्वेश्चंस। चलिए अब इसके बाद कोरिलेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, एक का बोरॉन स्कैंडियम दिया, एक का एल्यूमिनियम आपका क्या रहेगा, तो ये आपको क्या बताया था मैंने, गैलियम। फिर इसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास रहता है, तो मेंडलीव पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या रहता है, एटॉमिक नंबर। फिर ग्रुप 1 to S ब्लॉक, ग्रुप 13 to 18 ये आपका रहता है पी ब्लॉक। ग्रुप 13 and 18 पी ब्लॉक, ग्रुप डैश डी ब्लॉक। तो यहाँ पर रहता है आपका 3 to 12। Two elements in the same position, demerits of Newland's law of octave, place for isotope। ये किसका था demerit? demerit of मेंडलेव, मेंडलेव का था ये। नेक्स्ट बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल, सोडियम अल्कली अर्थ मेटल, ये अल्कली मेटल है। क्लोरीन हाइड्रोजन ग्रुप और आर्गन नोबल ग्रुप या फिर गैसेस, नोबल गैसेस का ग्रुप है ये। आयोडीन सॉलिड, ब्रोमीन लिक्विड, ये हो जाएगा नेक्स्ट आपका। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। इलेक्ट्रिक जनरेटर इसका उल्टा, ये कन्वर्ट करता है तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, इलेक्ट्रिक करंट। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बताता है, इंड्यूस्ड करंट, क्या बताता है, इंड्यूस्ड करंट बताता है। अल्टरनेटिव करंट, ऑस्किलेटरी, डायरेक्टली करंट, तो ये सिंपल पीरियोडिक मोशन रहता है इसमें, डायरेक्ट कुछ भी, या फिर बोल सकते हैं नॉन ऑसिलेटरी मोशन। आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर कांस्टेंट टेम्परेचर बिफोर द वाटर इवेपोरेट्स। वाटर इवेपोरेट्स होने से पहले क्या रहता है, बॉइलिंग टेम्परेचर रहता है ना, बॉइलिंग टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 60% सैचुरेटेड, रिलेटिव लेस देन, तो यहाँ पर ये कैसा रहेगा, ह्यूमिड एयर रहेगा, ह्यूमिड एयर। while studying anomalous behavior of water in hopes apparatus the upper temperature of the thermometer 0 while the lower temperature of the thermometer। देखो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री और यहाँ पर अपर लोअर टेम्परेचर तो कितना रहता है भाई, तो 4 डिग्री सेल्सियस। ये तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई एट 4 डिग्री सेल्सियस, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर शेडेड आइस कन्वर्ट इनटू आइस बॉल, तो इसको बोलते हैं रेजिलेशन। क्या बोलते हैं भाई, तो रेजिलेशन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जूल पर केजी। स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या रहता है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये इतना याद रखना। रिफ्रैक्टिव मीडियम विद 1 रिस्पेक्ट टू 2, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। फिर उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 0.003 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको पूछा है, तो ये आपको टेबल का वैल्यू याद रहना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना रहता है, तो 1.33 रहता है। कन्वर्जिंग लेंथ, तो ये क्या रहता है भाई, तो डाइवर्जिंग। ये सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। नियर साइटेडनेस एलोंगेटेड आईबॉल, फार साइटेडनेस फ्लैटेंड आईबॉल। नेक्स्ट देखिए तो क्या बोला, ऑब्जेक्ट एट 2f1 ऑफ कॉन्केव लेंस, इमेज एट 2f2, ऑब्जेक्ट एट f1। f1 की बात करेंगे तो आपका इमेज कहाँ पर रहेगा, बियॉन्ड रहता है। कहाँ पर रहता है, तो बियॉन्ड। नियर साइड, ये आपको टेक्स्ट बुक से चेक कर लेना है। नियर साइटेडनेस कॉन्केव लेंस, फार साइटेडनेस कॉन्वेक्स लेंस, ये करेक्शन का पार्ट हो गया। सिंपल माइक्रोस्कोप, नंबर ऑफ कॉन्केव लेंस 1, कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 कॉन्वेक्स लेंस, 2 कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर यूज होते हैं। फोकल लेंथ मीटर, पावर ऑफ लेंस को, लेंस का यूनिट क्या है, तो ये है डायप्टर। नेक्स्ट मायोपिक आई, कॉन्केव लेंस, हाइपरमेट्रोपिक आई, कॉन्वेक्स लेंस, याद रखना कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं ये। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नियर द लेंस, और इसके अंदर आपका क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्ट फार अवे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, क्योंकि लाइन्स आर पैरेलल। ब्रास, एल्यूमिनियम एंड जिंक, और अगर मैं ब्रोंज की बात करूँ तो ये कॉपर एंड जिंक होता है, कॉपर एंड जिंक होता है। प्रेशर कुकर, एनोडाइजिंग, सिल्वर प्लेटेड स्पून्स, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, एनोड डैश, एनोड आपका कैसा रिएक्ट करता है, तो एनोड कौन रहता है, एनोड आपका कौन रहता है, तो कार्बन रॉड्स रहते हैं, कार्बन रॉड्स। सल्फाइड और रोस्टिंग, ऑक्साइड और कैल्सिनेशन, याद रखो कैल्सिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते हैं तो बॉक्साइड, एल्यूमिनियम और कैल्साइड किसका और रहता है, तो भाई टिन का और रहता है। मेटल शीट, मैलेबल इलेक्ट्रिक वायर्स, इसको हम कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स ना, वायर्स ये मैलेबल है तो ये इसको बोलते हैं डक्टाइल, डक्टिलिटी बताता है।
ये जिंक कार्बोनेट, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कैल्सिनेशन, क्या हो जाएगा, तो कैल्सिनेशन। रस्टिंग ऑफ एन Fe2O3, करोजन ऑफ कॉपर, तो ये आपको क्या बना के देगा, कॉपर का जब करोजन होता है तो वहां पर ग्रीन कलर का लेयर आता है, और ये ग्रीन कलर के लेयर को आप क्या बोलते हो, तो CuCO3 बोलते हैं। डायमंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर डैश इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ग्राफाइट दोनों कार्बन का ही भाई है, बट एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर। सॉफ्ट मेटल और हार्ड मेटल में कौन आएगा, तो डायमंड रहेगा। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, गोल्ड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, तो एल्यूमिनियम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टर रहेगा। ब्रॉन्ज, अभी हम लोग ने ब्रॉन्ज का ऊपर लिखा, देखो ब्रॉन्ज का हम लोग ने यहाँ पर लिखा कॉपर प्लस जिंक, तो यहाँ पर टिन का दिया कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज का भी अब करेगा कॉपर प्लस जिंक ही रहेगा। ये हाँ, तो यहाँ पर ये कैसा रहता है, सॉलिड, ये ब्रोमीन है तो लिक्विड दिखे। यही सारे क्वेश्चन हमने ऊपर भी किए। ये अगर आप देखें तो ये आपको प्रोपेन दिया है, और ये 1 2 3 था प्रोपेन, ये 1 2 ही है, 2 है तो फिर क्या रहेगा, तो इथेन रहेगा। ये CO एस्टर के लिए क्या रहता है, COO, और यहाँ पर रहता है R। साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, आइसोब्यूटाइलिन, यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल हाइड्रोकार्बन है, या फिर इसको आप बोल सकते हो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड सिंगल, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फिल्म, अनसैचुरेटेड कार्बन ब्लैक सूट देता है ये। तो आई होप आपको यहाँ तक के ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए रहेंगे। आप इतना प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ और ऐसी कुछ और क्वेश्चंस के साथ। के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।